हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा शुरू कर रहे हैं। देखिए, वैसे तो अपने वो एक ये कॉन्सेप्ट है कि वेक्टर्स जो है वो साइंस वाले बच्चों के लिए यूज़ होता है। बिल्कुल सही बात है, वेक्टर्स जो है साइंस के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम वेक्टर्स के साथ साथ वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर चैप्टर का नाम होता सिर्फ वेक्टर्स तो मैं कह सकता था कि हाँ ठीक है, साइंस वाले बच्चों के लिए यूज़ होगा ये। लेकिन अब क्योंकि कॉमर्स वाले भी हमारे साथ होते हैं तो इसलिए यहाँ पे चैप्टर का नाम है वेक्टर अलजेब्रा। यानी आपको वेक्टर डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको वेक्टर के अलजेब्रा पढ़ना है, यानी प्लस माइनस एडिशन वो सब आपको पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग वेक्टर का बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो साइंस वालों को ऑलरेडी डीप में पढ़ाया जाता है फिज़िक्स में। तो यहाँ पर हम मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए, आप लोगों ने डेली लाइफ में आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, जैसे कि लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, ठीक है ना, और वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, ये चीज़ें सुनी होंगी। तो ये सब क्या है? इन सब में जैसे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका स्केलर क्वांटिटी और एक होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं आपकी, फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती है? देखिए, आपके पास होती है फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो है वो किस तरफ की होती है? जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, वेट हो गया, ठीक है, हाइट हो गया, या फिर फोर्स हो गया। तो इन सब को हम क्या बोलते हैं? ये सब होती है हमारी फिज़िकल क्वांटिटीज। बहुत सारी होती है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं ये दो पार्ट में डिवाइडेड की जाती हैं। एक होती है आपकी स्केलर और एक होती है आपकी वेक्टर। तो जो स्केलर होती है उसमें सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है कि सिर्फ उसका एक फिक्स नंबर आपको बताया जाता है। जैसे हाइट है, ठीक है, तो किसी इंसान की हाइट क्या बोली जाएगी? जैसे 5 फुट 6 इंच या 6 फुट या 6'2" ऐसे बोलते हैं हम लोग। तो ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। आपने एक फिक्स उसकी लेंथ बता दी, हाइट बता दी उसकी। ठीक है, लेकिन वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताई जाती है। डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, लेकिन उसके साथ उसकी डायरेक्शन भी बताई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं हम, पहले हम स्केलर के एग्जांपल देख लेते हैं। स्केलर क्या होते हैं? ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको हाइट का एग्जांपल दिया। हाइट, कोई बंदा है, इंसान है, मान लीजिए वो कितने का है? 6 फीट का है वो। ठीक है, अब ये जो 6 फीट हमने बताई, हमने बता दिया कि हाँ भाई ये इतना लंबा है। ठीक है, तो ये आपका आपने क्या बताया? ये आपने बताया उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, पतलाई, ये सब क्या होता है? मैग्नीट्यूड में आता है। ठीक है, अब कोई आपसे ये तो नहीं पूछता कि 6 फीट कैसे है, स्टैंडिंग पोजीशन में है कि ऐसे सामने की पोजीशन में है, ऊपर के अपवर्ड डायरेक्शन में हाइट बता रहे हैं कि सामने की डायरेक्शन में हाइट बता रहे हैं, ऐसे तो कोई नहीं बोलता। हाइट मतलब ग्राउंड से ऊपर। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। और जैसे मान लीजिए अगर आपको लेना है लेंथ, किसी भी चीज़ की लेंथ आप ले रहे हैं, तो वो क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। 6 सेंटीमीटर, 1 मीटर, ये सब क्या होता है? लेंथ होता है, आपकी स्केलर क्वांटिटी है। इसमें सिर्फ आपको एक फिक्स क्वांटिटी दी जाती है। ठीक है, आई होप एक चीज़ क्लियर होगी कि स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और एग्जांपल देने हैं तो आप टेम्परेचर दे सकते हैं। टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, लेफ़्ट राइट, अपवर्ड, डायरेक्ट, डाउनवर्ड, ऐसा कोई नहीं होता। ठीक है, सिर्फ उसका वैल्यू बताया जाता है। लेकिन जब आप वेक्टर की बात करते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़, वेक्टर में अब मैंने आपको बताया कि इसमें मैग्नीट्यूड तो हो गई, उसकी वैल्यू तो होगी, साथ में डायरेक्शन भी होगा। जैसे कि एग्जांपल, सबसे इजी एग्जांपल होता है फोर्स का। जैसे मान लीजिए एक बॉक्स है, आपने इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो 5 न्यूटन तो क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया, कि आपने बता दिया कि हाँ भाई इतना फोर्स लग रहा है।
लेकिन अब क्वेश्चन होता है कि सर हम इस बॉक्स को किस डायरेक्शन में धक्का दे रहे हैं, इस डायरेक्शन में दे रहे हैं कि इधर दे रहे हैं, अपवर्ड दे रहे हैं या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में दे रहे हैं। ठीक है, फोर्स कहीं तो लगाएंगे। अगर आपको मैं जैसे क्लासरूम में होता है, अगर आपको डेस्क खिसकाने के लिए बोले तो आप ज़रूर पूछेंगे कि सर कहाँ खिसकाना है, लेफ्ट में कि राइट में, पीछे कि आगे, ऐसे होता है। तो इसलिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब जैसे फुटबॉल का गेम देखते हैं आप लोग, फुटबॉल में जो बॉल होती है उसको जो प्लेयर होता है वो किक मारता है, तो वो हमेशा एक फोर्स के साथ डायरेक्शन भी देता है उसको कि सामने मारना है कि लेफ़्ट में मारना है कि राइट में मारना है। तो ये सब क्या होते हैं, आपके वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये चीज़ कि फिजिकल क्वांटिटीज़ दो टाइप की होती है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर में से मैग्नीट्यूड दिया जाता है और वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दिया जाता है। ठीक है, तो अब ये तो रही बात नॉर्मल डेफिनेशन की। अब मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेक्टर हम क्या बोलेंगे। मैथ्स में वेक्टर क्या होगा, हमारी एक डायरेक्टेड लाइन होगी। ठीक है, तो मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन। देखिए लाइन, डायरेक्टेड लाइन का मतलब क्या, देखिए लाइन आप बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं आप लाइन, मैंने लाइन दे दिया ए बी। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको डायरेक्शन दे दूँ इस तरह से, तो ये क्या बन गया, आपका एक वेक्टर बन गया। इसको हम कैसे लिखेंगे, ए बी के ऊपर वेक्टर, इस तरह से लिखेंगे। अब डायरेक्टेड लाइन है तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक इनिशियल, एक फाइनल पॉइंट होगा। ठीक है, तो ए से शुरू हो रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट, और बी से आगे निकल रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल पॉइंट। ऑल्दो ये टर्मिनेट नहीं होती, पर हम इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, और जो वेक्टर है आपका वो इसी तरह से लिखा जाएगा, पहले इनिशियल पॉइंट लिखा जाएगा फिर टर्मिनल पॉइंट लिखा जाएगा, यानी और ये जो एरो है ये हमेशा इसी डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, यानी इसका कहने का मतलब है ए से शुरू हो रही है और कहाँ जा रही है, बी तक जा रही है, ये बी से आगे क्रॉस कर रहा है। अब आप कहेंगे कि सर अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ, ये ए ये बी, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, तो भी आप ऐसे ही लिखेंगे, बस नाम फ़र्क हो जाएगा, ऐसे बी ए, यानी बी से शुरू हुई और ए से निकल रही है, तो ये भी आपका वेक्टर बन गया। तो ये जो एरो है, एरो सिंबल होता है वेक्टर का। वेक्टर क्या है, डायरेक्टेड लाइन है। ठीक है, मान लीजिए आपने ऐसे लिखा है पी क्यू, ऐसे जा रहा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पी से शुरू हुई, क्यू से निकल रही है, तो पी क्यू के ऊपर एरो, तो ये क्या बन गया, आपका एक वेक्टर बन गया। अगर आप सिंपल लिखेंगे पी क्यू तो ये क्या बनेगा, आपका लाइन बनेगा, अगर आप ऐसे लिखेंगे। लेकिन अगर आप इसके ऊपर एरो लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, आपका वेक्टर बन जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है, क्योंकि हम वेक्टर की बात कर रहे हैं तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन तो मैंने आपको बता दी, जैसे ये था ए, ये है बी और इसकी डायरेक्शन ये है, तो डायरेक्शन तो आपको पता लग गई। और ये इसको हम लिखते कैसे हैं, ए बी वेक्टर। लेकिन डायरेक्शन के बाद मैग्नीट्यूड भी हमें पता होना चाहिए। तो अब आती है बारी मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं हम, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ए बी मॉड्यूलस में, ये होता है आपका मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड कुछ नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया अभी, ये हो गया लेंथ ऑफ लाइन ए बी, यानी इसकी जो लंबाई है, ये कितना बड़ी है लाइन ए बी, वो क्या होगा, आपका मैग्नीट्यूड होगा। इसको लिखते हैं हम मॉड्यूलस के अंदर ए बी। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज़। आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ मैंने अभी अभी आपको बताई है, ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं हमारा 3D के अंदर। ठीक है, 3D आप लोगों ने इंट्रोडक्शन 11th क्लास में किया ही होगा। 3D ज्योमेट्री करके एक टॉपिक था 11th क्लास में, वो किया ही है वहाँ पे। तो वहीं से अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आप जाके एक बार, अगर आप उसको टॉपिक को देख ले एक बार 11th क्लास का 3D ज्योमेट्री को। ठीक है, नहीं भी अगर आपने पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पे उसको अब पूरा इंट्रोडक्शन दे के आपको बताऊँगा। ठीक है, 3D में हमारे पास क्या होती है, देखिए अभी जैसे हम लोग ब्लैक बोर्ड वगैरह पे बनाते हैं, तो ब्लैक बोर्ड क्या है, 2D फिगर है। 2D फिगर देखिए, 2D फिगर 3D फिगर। 2D में एक्स एंड वाई एक्सिस होती है हमारे पास। ठीक है, दो एक्सिस,
एक्स एंड वाई, इस तरह से ये एक्स एक्सिस बनाते थे हम, ये वाई एक्सिस बनाते थे। ये 2D फिगर आती है। 3D फिगर जो होती है इसमें हमारे पास 3 एक्सिस होती है, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ऑल्दो अब तो आज की टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ गई है, 3D 4D 5D 7D तक भी आया हुआ है। ठीक है, तो वो बहुत हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पे 3D डिस्कस करेंगे इस टाइम पे। 3D में 3 एक्सिस होती है और तीनों जो है आपस में परपेंडिकुलर होती है। जैसे ये लाइंस परपेंडिकुलर होती है एक्स एंड वाई एक्सिस, वैसे ही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस भी क्या होती है, आपस में परपेंडिकुलर होती है। तो हमने इसको एक्स ले लिया, इसको वाई ले लिया और इसको जेड ले लिया। ये होती है हमारा 3D फिगर। ठीक है, 3D फिगर जब हम करते हैं, 3D के क्वेश्चन जब हम करते हैं, तो इमेजिनेशन हमें बहुत अपनी स्ट्रांग रखनी पड़ेंगी। ठीक है, और इमेजिनेशन स्ट्रांग रखने के लिए एक बहुत ही सिंपल सी जगह होती है, वो है हमारा क्लासरूम। ठीक है, जैसे हम लोग कहीं जहाँ पे भी पढ़ाई कर रहे हैं, कमरे में है तो कमरा हमारा एक 3D फिगर है, क्लासरूम हमारा एक 3D फिगर है। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे, वो भी एक 3D फिगर है। तो वहाँ पे आप एज्यूम कैसे करेंगे, इमेजिन कैसे करेंगे, वो मैं बताता हूँ। बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए ये आपका कमरा है, ठीक है, तो कमरे में दीवार होती है, तो दीवार की जो लेंथ है, हाइट है, इसको आप z मान लीजिए। उसके बाद लंबाई होगी रूम की और यहाँ पे चौड़ाई होगी, ऐसे ही होता है रूम। ठीक है ना, तो जो लंबाई है इसको आप y एक्सिस मान लीजिए और जो चौड़ाई है इसको आप x एक्सिस मान लीजिए। ठीक है ना, अगर मैं रूम बनाना चाहूँ इसको, तो मैं रूम बना सकता हूँ इस तरह से। ये देखिए आप, ये रूम बन जाएगा ऐसे। ठीक है, इस तरह से ये एक रूम बनता है हमारा। तो ये सामने का रूम है जहाँ पर आपका ब्लैक बोर्ड होता है। क्लासरूम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका ब्लैक बोर्ड है। आप इमेजिन कीजिए कि आप क्लास में बैठे हैं, क्लास के सामने आपका ब्लैक बोर्ड है, यहाँ पर सब बेंचेस लगी हुई हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है। और बेंच के साइड में जो दीवार है, यहाँ पे कोना होता है। ठीक है, ये कोने को आपने जो हाइट है, ऊंचाई, इसको z मान लीजिए और जो लंबाई है इसको y मान लीजिए, और जो ब्लैक बोर्ड के नीचे की जो दीवार है, जो लाइन है, इसको आप x एक्सिस मान लीजिए। तो ये आपका एक 3D फिगर को इमेजिन करने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो कहीं पे भी आप फंस जाए, किसी भी क्वेश्चन में फंस जाए, तो ये फिगर याद रखिएगा एक क्लासरूम का, जहाँ पे ये हाइट, कमरे की हाइट z एक्सिस है, लंबाई y एक्सिस है और जो चौड़ाई है वो x एक्सिस है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है हमारा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, देखिए 2D फिगर में हम लोग क्या कहते थे, हम लोग कोऑर्डिनेट्स देते थे कि हाँ भाई जो पॉइंट है, जैसे मान लीजिए इसको मैं y मान लेता हूँ अभी के लिए और इसको मैं z मान लेता हूँ। और पोजीशन वेक्टर, पहले मैं पॉइंट देता हूँ आपको। पॉइंट ले लिया P। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होते थे। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स इसके क्या रहेंगे, y कॉमा z, क्योंकि अभी हम 2D फिगर की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं एक और एक्सिस ले लूँ, x एक्सिस, तो इसमें एक कोऑर्डिनेट और जुड़ जाएगा x का, तो 3 कोऑर्डिनेट, यानी कि ये एक 3D फिगर है। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर वो होता है, पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में, हम हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो पोजीशन वेक्टर हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, यहाँ पे इस पॉइंट P के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो हमेशा पोजीशन वेक्टर जो है वो ओरिजिन से लिया जाएगा, इस तरह से। ठीक, तो हम कहेंगे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट से P, तो हमने जो पॉइंट लिया है इसका पोजीशन वेक्टर। ठीक है, 2D में हम कोऑर्डिनेट्स की बात करते थे, 3D में हम पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इज अ वेक्टर whose initial point is 0 0 0, यानी वो 0 0 से शुरू होगा एंड टर्मिनल पॉइंट, जो भी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, सपोज x y z,
ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये क्या बन गया, पोजीशन वेक्टर। अब मैंने जैसे आपको सिखाया था, अभी इसका नाम अगर मेरे को लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, ओपी वेक्टर। ओ से शुरू होगा, पी तक जाएगा, ओपी वेक्टर। कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई जेड है, ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड। लेकिन अगर पोजीशन वेक्टर की बात की जाएगी तो पोजीशन वेक्टर हमेशा इनिशियल पॉइंट से लिया जाएगा, और इनिशियल पॉइंट क्या होगा आपका, 0 0 0 होगा, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट का अगर आपसे पूछा जाए कि इसका पोजीशन वेक्टर बताओ, तो उस पोजीशन वेक्टर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इनिशियल पॉइंट देखना पड़ेगा। अगर इनिशियल पॉइंट 0 0 है तो आप उसको इनिशियल पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना इनिशियल पॉइंट से ही शुरू होगा, जो कि होगा 0 0 0, और ख़त्म कहाँ पर होगा, किसी भी कोऑर्डिनेट पे जो कि उसका पॉइंट का पी का कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, इसको हमने क्या लिखा, ओपी वेक्टर। ओ से शुरू हुआ था, पी तक गया था, ठीक है। अब ये तो पोजीशन वेक्टर। अब मैं कह रहा हूँ आपको इसका मैग्नीट्यूड। अभी मैंने आपको बताया था मैग्नीट्यूड क्या होता है, लंबाई होती है। तो अगर मेरे को इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड आपको बताया था मॉड्यूलस में लिया जाता है, तो आप इसको कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं उनका स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जनरली इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, आर वेक्टर से डिनोट करते हैं, ठीक है। आर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अगर आप आर भूल भी जाए तो ये तो आपको याद रहेगा ही, क्योंकि उसका नाम है, ठीक है। तो ओ से शुरू होगा, जो भी पॉइंट दिया हुआ है, ए है, बी है, सी है, ओ ए ओ बी, ठीक है, वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और हमेशा याद रखना है कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर करना है अंडर रूट के अंदर, तो ये आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको और समझने के लिए, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हम लोग छोटी क्लास में भी पढ़ते थे कि डायरेक्शन बताइए, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या होती है हमारी, एक 2D फिगर होती है, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसमें कोई थर्ड एंगल नहीं होता, ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हमारा ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, और ये साउथ होता है, ठीक है। तो 2D में समझ लेते हैं, 3D में आपको वैसे ही समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए वो कह रहे हैं कि सपोज़ आपको नॉर्थ ईस्ट जाना है, आप 0 से शुरू कर रहे हैं, इनिशियल पॉइंट जहाँ भी होगा वो 0 0 होगा, और आपको नॉर्थ ईस्ट जाना है। आपको नॉर्थ ईस्ट कितने जाना है, सपोज़ आपको जाना है 30 किलोमीटर्स तक जाना है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जब आप इसको बनाएंगे, अब 30 किलोमीटर ग्राफ पे बनाना तो डिफ़िकल्ट होता है हमारे लिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, स्केल लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, स्केल ले लिया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, ये हमने स्केल ले लिया। तो इस तरह से हमने इसको 30 किलोमीटर बना लिया, ये 10 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर, और ये 30 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो आपने बनाया है, ये आपका क्या बना है, एक वेक्टर बना है ये, क्योंकि लाइन है, ठीक है, 0 से शुरू हो रही है। तो 10 20 30 ये आपका क्या बना है, एक वेक्टर बना है, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइन क्या कहता है, सपोज़ आपके पास एक क्यूब है 3D फिगर में, ठीक है। इमेजिन कीजिएगा ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पे पहले तो हमने एक पॉइंट ले लिया P, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स ऑब्वियसली एक्स वाई एंड जेड ले लिया, ये इनिशियल पॉइंट है O, ठीक है। ये इसका OP वेक्टर हो गया, ठीक है। अब ये जो OP वेक्टर है, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस से अल्फ़ा डिग्री का एंगल बनाता है, वाई एक्सिस से बीटा का एंगल बनाता है, एंड जेड एक्सिस से गामा का एंगल बना रहा है, ठीक है। आपने कोई भी एक पॉइंट लिया है अपने कमरे में, आप कहीं पे भी एक पॉइंट ले लीजिए, वो पॉइंट तीनों एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, ठीक है। इसको मैं
अगर दिखाना चाहूँ ऐसे, ठीक है, तो ये एक क्या बनता है आपका, एक क्यूब बनता है, ठीक है। 3D फिगर एक एज्यूम करवा रहा हूँ मैं आपको कि यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट है आपके कमरे में, और वो तीनों एक्सिस से अल्फ़ा बीटा गामा का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये जो अल्फ़ा बीटा गामा है, ये क्या है, आपके डायरेक्शन एंगल है। इनको बोलते हैं हम डायरेक्शन एंगल, ठीक है। और डायरेक्शन कोसाइन, देखिए नाम में क्या है, कोसाइन यानी कि कॉस, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, और ये तीनों क्या बनेंगे आपके डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। मैं आगे वीडियो में इसको डीसी यूज़ करूँगा, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, समझ जाइएगा डीसी का मतलब डायरेक्शन कोसाइन होता है, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज़। अब हमने क्या किया, हमने इस एक्स एक्सिस पे कहीं पे एक पॉइंट ले लिया से ए, ठीक है। ए को मैंने क्या किया, इस पॉइंट पी से ए को मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, अब मेरे को निकालना है डायरेक्शन कोसाइंस, कि हम डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकाल सकते हैं। तो हमने इस ए पॉइंट से इस पी पॉइंट तक एक लाइन खींची है, और अब हम क्या निकालेंगे, इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे। तो देखिए, इसको मैं एक बार बना देता हूँ, क्यूब अब हटा दूंगा ताकि आप क्लियरली समझ पाए। क्यूब सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि आप 3D फिगर को एज्यूम कर सकें, ठीक है। ये ओ था, ये पॉइंट पी था मेरा, यहाँ पे मैंने ए लिया था, ठीक है। एंगल आपको पता ही होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। ये एंगल था आपका अल्फ़ा, ये एंगल आपका बीटा, और ये एंगल आपका गामा। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींची है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपको एक ट्राइंगल मिल रहा होगा ओ पी ए का, ठीक है। ये एक ट्राइंगल मिल रहा है आपको, ये लाइन ऐसे है, ठीक है। ये पॉइंट है आपका, ये ऐसे, ये पी पॉइंट है, ये ओ है, और यहाँ पे मैंने ए पॉइंट लिया है, ये वाई है, ये जेड है, और ये एक्स एक्सिस है। और ये जो ओ पी है, ये एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक है अल्फ़ा, यहाँ से यहाँ तक है बीटा, और ये है आपका गामा। पी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि ए पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे है, पी जो है वाई जेड प्लेन पे कहीं पे भी एक पॉइंट है पी, और ओ जो है आपका इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। अब ये ट्राइंगल देखिए, अब आप ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल क्या बनेगा आपका, एक राइट ट्राइंगल बनेगा। राइट ट्राइंगल के लिए आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर कौन सा है और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ठीक है। तो अगर आप इसको इमेजिन कर पाएँ तो मैं इसको अलग से बना देता हूँ। तो ये फिगर आपका कुछ इस तरह से बनेगा, ये ओ होगा, ये पॉइंट ए है आपका, और ये पॉइंट पी है आपका, ठीक है। और ओ पी जो है वो एंगल कितना बना रहा है, अल्फ़ा बना रहा है, ठीक है। तो पी ए आपका बनेगा परपेंडिकुलर, और ओ ए आपका बनेगा बेस, ठीक है। और ओ पी आपका क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये ट्राइंगल है, अगर आप इमेजिन करेंगे तो ये आपको ज़रूर दिख जाएगा। और अगर आपको नहीं दिख रहा है तो अभी थोड़ी टाइम के लिए आप ये समझ लीजिए कि ओ पी ए एक राइट ट्राइंगल है, जहाँ पे पी ए परपेंडिकुलर है और एंगल क्या है, अल्फ़ा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं सिर्फ ये ट्राइंगल बना रहा हूँ, ये ओ है, ए है, पी है, ये अल्फ़ा है। तो अब देखिए मेरे को क्या निकालना है, कॉस अल्फ़ा निकालना है। कॉस अल्फ़ा, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए बेस क्या है, ओ ए है, और ओ ए जो है मैंने किस एक्सिस पे बनाया था, ये ए था, ये ओ था, तो ओ ए मैंने किस एक्सिस पे बनाया है, एक्स एक्सिस पे।
तो हम इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स होगा, क्योंकि बाकी सब तो ज़ीरो हो जाएगा, तो एक्स हो गया डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है आपका ओ पी। और ओ पी की अगर मेरे को लेंथ निकालनी होगी तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि अगर मैग्नीट्यूड निकालना है किसका, किसी भी पोजीशन वेक्टर का, तो हम उसको आर से लिखते हैं, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। तो ये आ गया आपका कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब बार बार कॉस अल्फ़ा लिखने से अच्छा है हम लोग इसको किससे डिनोट करेंगे, एल से डिनोट करेंगे। तो इसको याद रखना है, कॉस अल्फ़ा जो है, कॉस अल्फ़ा की जगह हमने क्या लिख दिया है, एल लिख दिया है, और एल किसके इक्वल है, एक्स डिवाइडेड बाय आर, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब क्योंकि अल्फ़ा एक्स एक्सिस से बना था इसलिए एक्स बाय आर आया है। अब सिमिलरली, अब आप समझ गए होंगे, अब मेरे को कॉस बीटा निकालना है। बीटा देखिए, बीटा किस एक्सिस पे बन रहा था, वाई एक्सिस पे बन रहा था। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे बनेगा तो इसको मैं क्या लिखूंगा, वाई डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस आर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सेम ही रहेगा, बस आपका बेस बदलता रहेगा। ठीक है, पहले ए एक्स एक्सिस पे लिया था, अब ए कहाँ लेंगे, अब वाई एक्सिस पे लेंगे। देखिए यहाँ से शायद आपको क्लियर हो जाएगा, अगर एक्स एक्सिस से आपको क्लियर नहीं हुआ है कि राइट ट्रायंगल कैसे बना है, तो देखिए यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ये पी था, ये ओ था, अब यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, बीटा। मैंने यहाँ पे कहीं पे पॉइंट ले लिया ए, तो ये देखिए यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये राइट ट्रायंगल कैसे बना, जो मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, तो अब मेरे को निकालना है कॉस बीटा। ये क्या होता है, अगेन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए बेस क्या है, ये है, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई होगा, और बाकी तो सब ज़ीरो होगा, एक्स भी ज़ीरो, वाई भी ज़ीरो, सॉरी जेड भी ज़ीरो। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वाई डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। क्यों, क्योंकि ओ पी क्या है आपका, एक पोजीशन वेक्टर है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं आर से। अब कॉस बीटा बार बार ना लिख के मैं इसको किस से लिखूँगा, एम से लिखूँगा। ये आ गया आपका सेकंड डायरेक्शन कोसाइन डी सी। सिमिलरली जब आप जेड एक्सिस पे जाएंगे तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कॉस गामा, तो जेड एक्सिस पे जाएंगे तो ये हो जाएगा जेड डिवाइडेड बाय पोजीशन वेक्टर मॉड्यूलस, और इसको हम डिनोट करेंगे एन से। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमारे पास क्या आया, एल इक्वल्स टू एक्स बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, एम इक्वल्स टू वाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, एंड n इक्वल टू z बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट ऑफ p, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। अब p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस के रिस्पेक्ट में अगर हम लिखेंगे तो ये बनेगा आपका एल आर कॉमा एम आर कॉमा एन आर। कैसे, ये देखिए ये इधर चला जाएगा, तो x क्या हो गया, एल आर, ठीक है, y क्या हो गया, एम आर, और z क्या हो गया, एन आर। तो अभी हमने कोऑर्डिनेट्स क्या लिए थे, x कॉमा वाई कॉमा जेड लिए थे, तो x की जगह मैंने एल आर लिख दिया, y की जगह एम आर, और z की जगह एन आर लिख दिया। ठीक है, वेक्टर नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब कोऑर्डिनेट्स की, पॉइंट की बात कर रहे हैं अब हम। ठीक है, तो पॉइंट एक स्केलर क्वांटिटी है, पॉइंट की डायरेक्शन नहीं है, तो पॉइंट एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम यहाँ पे सिंपल आर लिखेंगे। और आर है क्या, आर इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे हमने वेक्टर लगाया था क्योंकि वो पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे थे, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ पॉइंट की बात कर रहे हैं, एक वैल्यू की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको आर ले लिया। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आता है आपका डायरेक्शन रेशियोज। अभी हमने डायरेक्शन कोसाइन किया था, अब हमें पढ़ना है डायरेक्शन रेशियोज। ठीक, डायरेक्शन रेशियोज को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंड डायरेक्शन रेशियोज, ये जो ए बी सी है, दे आर
प्रोपोर्शनल टू DC डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे A/L डायरेक्शन कोसाइन है L, इक्वल टू B/M इक्वल टू C/N एंड दिस इज इक्वल टू R। ये है रिलेशन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन का। ठीक है, आप चेक करेंगे A की वैल्यू क्या हो जाएगी LR, B की वैल्यू MR एंड C की वैल्यू NR। ठीक है, और डायरेक्शन रेशियोज जो हैं ये कुछ नहीं है, ये है आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो की बात करें या कोऑर्डिनेट की बात करें तो वो सेम रहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है डायरेक्शन रेशियोज कुछ नहीं है, वो होते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। अभी हम ये आपने निकाला था, ये A की जगह आपका क्या था x था, B की जगह क्या था y था और C की जगह क्या था z था। ठीक है ना, क्लियर हो गया ये चीज़। नेक्स्ट, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को रिलेशन बनाना है, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन DR एंड DC। ठीक है, देखिए L इक्वल्स टू x/r हमने अभी पढ़ा था, M इक्वल्स टू y/r ये भी पढ़ा था, N इक्वल्स टू z/r ये भी पढ़ा था। और इससे पहले हम ये भी देख चुके हैं कि मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, x² प्लस y² प्लस z² का अंडर रूट। ठीक है, अगर कोई पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट x y z है तो मैग्नीट्यूड ऐसे निकाला जाएगा। तो r की वैल्यू डाल देते हैं, तो ये क्या हो गया x/x² प्लस y² प्लस z²। m क्या हो जाएगा y/√x² प्लस y² प्लस z² एंड n क्या हो जाएगा z/√x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमने सब में डाल दी। अब मैं क्या करता हूँ, L का स्क्वायर कर देता हूँ, M का स्क्वायर कर देता हूँ और N का स्क्वायर कर देता हूँ। तो L का स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा x² प्लस y² प्लस z²। M का स्क्वायर करूँगा y² प्लस y² प्लस z²। और n का स्क्वायर करूँगा तो ये क्या हो जाएगा z² प्लस y² प्लस z²। अब मैं क्या करता हूँ L² प्लस M² प्लस n² करता हूँ। तो अब ये देखिए, जब मैं इनको सबको प्लस करूँगा तो ये मेरे पास ऊपर क्या आ जाएगा x² प्लस y² प्लस z² और नीचे क्या आ जाएगा x² प्लस y² प्लस z²। ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 1। तो यानी कि L² प्लस M² प्लस n² इज इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ठीक है, डिराइव याद नहीं करना, डेरिवेशन जो मैंने आपको दी है वो सिर्फ इसलिए दी है ताकि आपको याद रहे कैसे आया, नहीं तो आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि डायरेक्शन कोसाइंस का जितने का स्क्वायर होगा वो हमेशा क्या होगा इक्वल टू 1 होगा। ठीक, तो आई होप आपको डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज, इनके बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, रिलेशन वो प्रोपोर्शनल होते हैं। रिलेशन का मतलब है कि A/L इक्वल्स टू B/M इक्वल्स टू C/N इक्वल टू R, ये रिलेशन है इनके बीच का। एंड L² प्लस M² प्लस n² इज इक्वल्स टू 1, ये आपको याद रखना है। L किसके इक्वल है कॉस अल्फा के इक्वल है विच इज़ इक्वल्स टू x/mod r। सिमिलरली M किसके इक्वल है कॉस बीटा के इक्वल है विच इज़ y/mod r। एंड सिमिलरली n कॉस गामा के इक्वल है z/mod r। ठीक, तो ये हो गया आपका डायरेक्शन कोसाइंस, ये हो गया आपका डायरेक्शन रेशियोज, ये याद रखना है आपको। प्लस मैग्नीट्यूड मैंने आपको अभी बताया, मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है,
जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं उन सबको आप स्क्वायर कर दीजिए अंडर रूट में। ये आ गया आपका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है? लेंथ होता है, ठीक। तो ये तो हो गया बेसिक हमारा, जो हमें आगे काम आएगा। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहला टाइप है ज़ीरो वेक्टर। ज़ीरो वेक्टर क्या कहता है? जैसे कि नाम है ज़ीरो, यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ज़ीरो होगा, ठीक है। मैं पूरी डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, जो मेन है वो लिख देता हूँ मैं आपको। मैग्नीट्यूड ज़ीरो होगा। डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, एनी डायरेक्शन, क्योंकि हम वेक्टर की बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन देना ज़रूरी है। तो डायरेक्शन कहीं की भी हो, मैग्नीट्यूड क्या होगा? ज़ीरो होगा। यानी कि मैग्नीट्यूड ज़ीरो का मतलब है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? लेंथ होता है, यानी लेंथ है ही नहीं, यानी इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या होगा? सेम होगा। जैसे कि ये पॉइंट है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? ए से शुरू हुआ, ए पे ख़त्म हो गया, ये हो गया आपका ज़ीरो वेक्टर। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़ीरो वेक्टर, ठीक है। जहाँ से शुरू होगा वहीं ख़त्म हो जाएगा, ये ए, दिस इज़ अ वेक्टर। ए से शुरू हुआ, ए पे ख़त्म हो गया, ज़ीरो वेक्टर, ठीक है। सेकंड, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब, जैसे यूनिट का मतलब क्या होता है? वन होता है, यानी यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू वन यूनिट। यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं, सेंटीमीटर मीटर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यूनिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और डिनोट कैसे किया जाता है? डिनोटेड बाय ए कैप एंड, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। यानी मान लीजिए आपके पास कोई एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इसका यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब होगा कि इनिशियल पॉइंट से एक यूनिट, ठीक है। ये आपने क्या लिया? वन यूनिट। ये जो वन यूनिट है इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर, डिनोटेड बाय ए कैप, ठीक है। और ये देखिए ये किस डायरेक्शन में है? ये ए वेक्टर की डायरेक्शन में है, ठीक है ना। ये जो आप बनाया है यहाँ से ऐसे, जो मैंने बनाया है ये वाला, ये है आपका यूनिट वेक्टर, ठीक है। क्लियर हो गया? वेक्टर का जो वन यूनिट है, पूरे वेक्टर का जो एक यूनिट आप लेंगे वो बनेगा आपका यूनिट वेक्टर। और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। ऐसे डायरेक्शन आप रिवर्स नहीं करेंगे, आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि ये ए वेक्टर हो गया, नहीं, दिस इज रॉन्ग। डायरेक्शन इन ए वेक्टर, ठीक है। थर्ड, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, अब जैसे कि नाम इसका दे रहा है को इनिशियल, यानी कि सेम इनिशियल पॉइंट, सेम इनिशियल पॉइंट। डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, सेम डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, बस इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, लेकिन दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है? ओ है। तो ये क्या बन गया आपका? को इनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर का मतलब होता है कि ये पैरेलल टू सेम लाइन होते हैं, पैरेलल टू सेम लाइन, या फिर आप कह सकते हैं पैरेलल टू ईच अदर। ये मैं कैसे कह सकता हूँ? देखिए, मैंने बोला, अभी मैं पहले लाइन से समझाता हूँ आपको। मान लीजिए आपके पास तीन लाइन है, एल, या इसको एल एम नहीं देते, पी क्यू आर। मैंने कहा P इज़ पैरेलल टू Q एंड Q इज़ पैरेलल टू R। P Q के पैरेलल है और Q R के पैरेलल है, तो हम ये कह सकते हैं P पैरेलल टू R, ठीक है। सिंपल सा है ये। तो इसीलिए अगर ये पैरेलल है किसी लाइन के, तो यानी ये आपस में भी पैरेलल होंगे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अब इनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है और डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको रब कर देते हैं। एनी मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं दोनों लाइन इक्वल हो। एंड एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में ये हो सकती है। जैसे ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। देखिए डायरेक्शन सेम है बट एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से छोटा है। या फिर ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, सेम है, लेंथ सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर यहाँ पे क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड होगा, सेम मैग्नीट्यूड होगा एंड सेम डायरेक्शन होगा। ठीक है। मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, यानी कि उनकी लेंथ भी सेम होगी और डायरेक्शन भी सेम होगी। ऐसे ये है ए वेक्टर, इसी की लेंथ के होगा बी वेक्टर। ठीक है, सेम डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, इसमें सेम मैग्नीट्यूड होगा, यानी लेंथ एक ही होगी बट डिफरेंट डायरेक्शन होगी। ठीक है। जैसे ये ए वेक्टर इधर जा रहा है तो दूसरा जो होगा वो बी वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। और इसको हम हमेशा कैसे लिखेंगे, हम इसको बी वेक्टर ना लिख के हम इसको माइनस ए वेक्टर लिखेंगे, क्योंकि है तो वही, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, सेम लेंथ है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो हम इसको माइनस से लिखेंगे, माइनस ए वेक्टर, तो इसको हो गया नेगेटिव वेक्टर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़। तो अब यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रायंगुलर लॉ। ठीक है, एडिशन अब हम सीखेंगे। एडिशन में सबसे पहले आता है हमारे पास ट्रायंगुलर लॉ। देखिए अब हम एडिशन सीख रहे हैं। एडिशन जैसे नॉर्मल एडिशन करते हैं वही है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। कैसे देखें, ट्रायंगुलर लॉ क्या कहता है, मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है। ट्रायंगुलर लॉ में ट्रायंगल तो हो गई ए बी सी। अब इसमें मेरे को वेक्टर्स डालने हैं, तो मैंने इसको नाम दिया ए वेक्टर, इसको मैंने नाम दिया बी वेक्टर और इसको मैंने नाम दिया ए प्लस बी वेक्टर। ठीक है। अब देखिए ट्रायंगुलर लॉ कहता है कि अगर आपने दो वेक्टर लिया है, ठीक है, सच दैट दे रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, टेकन इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर यानी सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, सेम ऑर्डर में होनी चाहिए। देन देयर सम रिप्रेजेंट द थर्ड साइड इन ऑपोजिट ऑर्डर। अब क्या है, क्या बोला है मैंने, अभी नहीं समझ आया होगा, तो पहले मैं इसको लिख देता हूँ, फिर इसको मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है। वो कह रहा है कि इफ टू वेक्टर्स represent two adjacent side of a triangle taken in order, then their sum represent third side in opposite order। अब मैंने ये क्या लिखा है, ये एक एक लाइन को मैं समझाता हूँ। सबसे पहले वो कह रहा है टू वेक्टर लेना है आपको, तो मैंने दो वेक्टर ले लिए, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड ऑफ ट्राइंगल। क्या ये एडजेसेंट साइड है, बिल्कुल, ए बी और बी सी। टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब जैसे ये एरो यहाँ गया, अब इसी ऑर्डर में एरो ऊपर चला गया, ये हो गया ऑर्डर। ठीक है।
देन देयर सम रिप्रेजेंट थर्ड साइड, तो इनका जो सम होगा वो थर्ड साइड को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ मैंने लिख ही दिया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इन ऑपोजिट ऑर्डर। अब देखिए अगर सेम ऑर्डर होता तो एरो नीचे आना चाहिए था, देखिए इधर गया फिर ऊपर गया तो नीचे आना चाहिए था, लेकिन ऑपोजिट ऑर्डर यानी अब ये एरो कहाँ गया, ऊपर की तरफ गया। तो ये है आपका ट्रायंगुलर लॉ। एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहले आपको क्या लेना है, ट्रायंगल लेना है। इस ट्रायंगल में आपको दो वेक्टर लेने हैं उसकी एडजेसेंट साइड। तो ये मैंने ले लिया ए वेक्टर इस डायरेक्शन में एंड बी वेक्टर। अब ये इधर से ऊपर चला गया तो ऑर्डर सेम है अभी तक। अब अगर सेम ऑर्डर होता तो ये नीचे आना चाहिए था एरो, तो ये ऐसे बन जाता आपका, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ये बन जाता। ये हो गया सेम ऑर्डर। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो थर्ड लेंगे आप वो ऑपोजिट ऑर्डर में लेंगे, यानी कि यहाँ नहीं लेंगे आप कहाँ लेंगे इसको, ऊपर की तरफ लेंगे, यहाँ ये ऐसे बनेगा। तो जो इनका सम बनेगा वो यहाँ बनेगा थर्ड साइड पे। ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ठीक है, ऑपोजिट ऑर्डर में लेना है। तो वो क्या कहता है हमारा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर क्या है, ए बी की साइड है। हमने जो बनाया था अभी, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये ए बी वेक्टर था, बी क्या था, बी सी वेक्टर था, और ये कौन सी साइड थी, ए सी वेक्टर की। तो ये होता है आपका ट्रायंगुलर लॉ। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़। तो कभी भी आपको ऐड करना हो तो आपको ये ट्रायंगुलर लॉ याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ वेक्टर। डिफरेंस ऑफ वेक्टर, देखिए डिफरेंस ऐसा कुछ है नहीं। डिफरेंस का मतलब है कि आप एक पॉजिटिव वेक्टर और एक नेगेटिव वेक्टर को लेके ऐड कर रहे हैं, ठीक है। कैसे, ये देखिए, ये ट्रायंगुलर लॉ है मेरे पास, ठीक है। ये मैंने लिया ए वेक्टर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मैंने लिया बी वेक्टर, ठीक है। और ये मेरा क्या बनेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं बी वेक्टर की जगह अगर मैं इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दूँ, ठीक है, डायरेक्शन रिवर्स करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस बी वेक्टर। तो यानी एडिशन, डिफरेंस कुछ नहीं है, बस आपने वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर दी। तो ये बन गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इस तरह से, ठीक है ना। डायरेक्शन आपने रिवर्स कर देंगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस कुछ नहीं है, ये क्या है, एडिशन ऑफ अ पॉजिटिव वेक्टर एंड नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। क्लियर हो गया चीज़। नेक्स्ट आता है हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब क्योंकि पैरेललोग्राम की बात कर रहा है तो वो क्या कहेगा कि इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये शॉर्ट में लिखा है मैंने पैरेललोग्राम, देन रिजल्ट is represented
बाय डायगोनल फ्रॉम कॉमन पॉइंट। अब ये जो मैंने इतनी लंबी चौड़ी कहानी लिखी है, इसका मतलब क्या है देखते हैं। स्टेटमेंट याद रखिएगा, दो वेक्टर होने चाहिए, एडजेसेंट साइड पे होने चाहिए, और रिजल्ट कहाँ आएगा, डायगोनल पे आएगा। डायगोनल कौन सा होना चाहिए, कॉमन पॉइंट का होना चाहिए। ठीक है, जो मेन चीज़ था वो मैंने हाईलाइट कर दिया। दो वेक्टर होना चाहिए, एडजेसेंट साइड होना चाहिए, और कॉमन डायगोनल। और डायगोनल जो आएगा वो रिजल्ट जो आएगा वो डायगोनल पर होगा, जो कि कॉमन पॉइंट से आएगा। ठीक है, तो इसको बना लेते हैं। ये मैंने बना दिया एक पैरेललोग्राम। ये मैंने ले लिया ए वेक्टर, ये मैंने ले लिया बी वेक्टर। ठीक है, अब इन दोनों के कॉमन पॉइंट पे जो डायगोनल आएगा वो ये है, तो यानी इनका जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो जब भी आपको एडिशन करना हो तो आप कोई सा भी लॉ यूज़ कर सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ चाहे ट्रायंगुलर लॉ। ठीक है, दोनों सेम है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए ये बी वेक्टर ऊपर की डायरेक्शन में, और हमें पता है पैरेललोग्राम की ऑपोजिट डायरेक्शन साइड सेम होती है, तो ये बी है तो ये भी बी बनेगा और इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये देखिए ये एक तरह से क्या बन रहा है, एक ट्रायंगुलर लॉ ही बन रहा है ये। ठीक है ना, तो दोनों सेम है, बस नाम अलग अलग कर दिया, पैरेललोग्राम लॉ अलग कर दिया, ट्रायंगुलर लॉ अलग कर दिया है। ठीक है, बाकी सेम चीज़ है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, प्रॉपर्टीज़ हमें देखनी है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी, अब एडिशन की प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम एडिशन ही कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। ठीक है, सबसे पहले ये कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। सेकंड, एसोसिएटिविटी। छोटी क्लासेस में हमने ये सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। ठीक है, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। बस यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है हमें, तो ये एसोसिएटिविटी आ गई। ठीक है, थर्ड, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी वो कहता है कि अगर आप ज़ीरो वेक्टर को ए वेक्टर में ऐड करेंगे या फिर ए वेक्टर को ज़ीरो वेक्टर में ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट आपको ए वेक्टर ही मिलेगा। और नेक्स्ट आता है इन्वर्स। इन्वर्स क्या कहता है कि अगर आप ए वेक्टर को उसके नेगेटिव वेक्टर के साथ ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक ज़ीरो वेक्टर मिलेगा। यानी ज़ीरो क्या हो गया, ज़ीरो वेक्टर इसका क्या हो गया, इन्वर्स हो गया। ठीक है, तो हमने एडिशन देख लिया, हमने डिवीजन देख लिया, अब हम मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। मल्टीप्लिकेशन 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 क्या कहता है कि अगर आपके पास मान लीजिए कोई एक वेक्टर है, ए वेक्टर है। ठीक है, आप इसको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी एक स्केलर क्वांटिटी से। मान लीजिए आपने इसको हाफ कर दी, मैंने बोला कि ए वेक्टर में दो यूनिट्स हैं, दो पार्ट करे हुए, दो यूनिट्स है। आपने क्या किया, इसको हाफ कर दिया, तो हाफ करेंगे तो इसका सिर्फ एक ही यूनिट रह जाएगा। ठीक है, ये हो गया हाफ ए वेक्टर। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी ए वेक्टर के, ए वेक्टर है आपका, दो यूनिट्स है इसके, आपको इसको इंटू टू करना है, तो दो दो यूनिट्स थे ही, एक यूनिट ही है, एक यूनिट ही है, दो यूनिट है तो चार हो जाएंगे, तो ये बनेंगे टू ए वेक्टर, यानी इसके चार यूनिट्स बन गए। क्लियर हो गया, ये होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अब ये चीज़ क्लियर होगी आपको, एडिशन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हम नहीं, चैप्टर का सिर्फ हम बेसिक कर रहे हैं। ठीक है ना,
अभी तक हमने एक्सरसाइज नहीं की, तो चलिए अभी हम थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं 10.1। टेन पॉइंट वन कर लेते हैं, फिर इसको आगे करेंगे हम यूनिट वेक्टर एंड ऑल, ठीक है। तो चलिए पहले 10.1 देख लेते हैं क्या है 10.1, क्योंकि मैं काफ़ी आगे निकल गया हूँ 10.1 से भी। तो 10.1 देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। पहले तो वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट करना है 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट को और 40 किलोमीटर पे करना है आपको। ये मैंने अभी आपको एग्जांपल करवाया था आपको, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, आपको 40 डिग्री पे, सॉरी 30 डिग्री पे 40 किलोमीटर तक जाना है, यानी आप 4 डिवाइड कर दीजिए 4, तो ये आ गया आपका 40 किलोमीटर। और यूनिट दे दीजिए 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, बन गया आपका, ठीक है। उसके बाद सेकंड में वो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि क्लासीफाई करना है इनको स्केलर एंड वेक्टर। देखिए जिसमें डायरेक्शन दोगी वो वेक्टर बन जाएगा। जैसे 10 kg वेट है, वेट में कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो ये क्या बन गया, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर हो गया, ठीक है। 2 मीटर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, देखिए डायरेक्शन भी आ गया, मैग्नीट्यूड भी आ गया, तो ये क्या बन गया, वेक्टर बन गया, ठीक है। 40 डिग्री डायरेक्शन नहीं दे रखा है, कहीं भी हो सकता है 40 डिग्री, तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। 40 वॉट, ठीक है, पावर दे रखा है, 40 वॉट क्या है, स्केलर है, डायरेक्शन नहीं दे रखा, ठीक है ना। 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड क्या होगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये एक स्पीड है, स्पीड हमेशा एक डायरेक्शन में होती है। गाड़ी जब चलती है तो एक सीधी डायरेक्शन में या रिवर्स डायरेक्शन में चलती है, तो ये बन गया आपका 40 डिग्री। ये क्या बन गया, ये 20 मीटर पर सेकेंड आपका बन गया एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। ये फिगर दिया हुआ है आपको, आपको पहचानना है कौन सा वेक्टर है। ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। उसने पूछा है को इनिशियल होते हैं जो एक ही पॉइंट से शुरू करेंगे। देखिए ये एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर एंड डी वेक्टर। सेकंड में पूछा है इक्वल वेक्टर, इक्वल सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, तो बी और डी सेम डायरेक्शन में, तो बी वेक्टर एंड डी वेक्टर। थर्ड, कुलीनियर बट नॉट इक्वल, कुलीनियर यानी कि पैरेलल होने चाहिए बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है। तो देखिए ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। देखिए अगर उसने से कुलीनियर पूछा होता कि कुलीनियर बताओ, तो कुलीनियर में हम बी एंड डी भी लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन बी एंड डी इक्वल वेक्टर है और इसमें क्लियरली लिखा है नॉट इक्वल, तो इसलिए ए सी लिख दिया हमने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रू फॉल जरूर कीजिएगा, ट्रू फॉल से आपके कॉन्सेप्ट खुल जाते हैं। वो कह रहे हैं ए एन माइनस ए आर कोलिनियर, बिल्कुल सही जवाब है। कोलिनियर क्या होता है, जो पैरेलल होते हैं, डायरेक्शन से मतलब नहीं होता, पैरेलल होते हैं। देखिए ए वेक्टर अगर ऐसे है तो माइनस ए वेक्टर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है, तो ये क्या बन गया, कोलिनियर बन गया, दिस इज ट्रू। सेकेंड पार्ट, टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, क्या दो पैरेलल लाइंस हमेशा सेम लेंथ की हो सकती है, नहीं, छोटी भी कर सकते हैं आप। देखिए ये देखिए, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, ये कोलिनियर है बट मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो ये फॉल्स हो गया। थर्ड, टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, अगर सेम मैग्नीट्यूड है तो वो क्या ज़रूरी है कि वो पैरेलल होंगे, नहीं, ज़रूरी नहीं है। आप ऐसे बना दीजिए, ऐसे बना दीजिए, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, लेंथ सेम है पर दोनों क्या है, को इनिशियल है, तो ये भी फॉल्स। फोर्थ, टू कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर भी होने चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड होने चाहिए, तो क्या वो इक्वल होंगे, नहीं, ज़रूरी नहीं है इक्वल हो। देखिए ये बनाया ए वेक्टर, मेरे को कोलिनियर बनाना है, सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन बना दीजिए, ऑपोजिट डायरेक्शन होते ही ये इक्वल नहीं होगा, तो ये भी फॉल्स, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 10.1, सिंपल थी, खुद से कीजिएगा, सिंपल है, ठीक है। अब हम आगे आते जहाँ पे हमने छोड़ा था। तो मल्टीप्लिकेशन तक हमने देख लिया है, अब हमें पढ़ना है कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर।
component of a वेक्टर। देखिए अभी तक हम लोग ने वेक्टर पढ़े हैं, ठीक है, सिंपल नॉर्मल वेक्टर पढ़ते आ रहे हैं, ए बी सी, ठीक है। लेकिन अब हमें इनके कंपोनेंट्स भी पढ़ने हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स कैसे होंगे ये देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक 3D प्लेन है, ये y है, ये z है, ये x है, ठीक है। यहाँ से सेंटर से एक यूनिट, इसको हम बोलेंगे जे कैप। देखिए कैप मैंने आपको बताया था यूनिट वेक्टर के लिए डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो एक यूनिट वाई एक्सिस पे जे बोलेंगे, एक यूनिट एक्स एक्सिस पे आई बोलेंगे, और एक यूनिट जेड एक्सिस पे के बोलेंगे, ठीक है। तो जब कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो देखिए एक्स एक्सिस पे शुरू करेंगे तो एक्स के साथ कंपोनेंट क्या है आई, तो एक्स आई कैप, वाई के साथ क्या है जे, जे कैप, एंड जेड के साथ क्या है के। तो इनको हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। क्लियर हो गया। अब अगर आपको कोई वेक्टर है उसको इस कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है, जैसे हम लाइन के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं वैसे ही एक वेक्टर है उसके कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है आपको। तो देखिए मान लीजिए ये है आपके पास 3D प्लेन, ये y है, x है, z है, ठीक है। यहाँ पे आपने एक OP वेक्टर लिया है, p है, ये o है। तो जब आप OP वेक्टर लिखेंगे, इसको अगर आपको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे, x आई कैप, y जे कैप, z के कैप, ठीक है। ये आ गया आपका कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है। जहाँ पे एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, ठीक है। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपको पी पॉइंट दे रखा है 1 2 3, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप। ये आ गया आपका कंपोनेंट फॉर्म। क्लियर है, सिंपल है। वही मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें मैंने पहले भी बताया आपको, क्या हो जाएगा, कंपोनेंट्स जो भी इसके कोऑर्डिनेट्स है उनका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट मान लीजिए आपको ए वेक्टर दिया हुआ है, A1 आई कैप, A2 जे कैप एंड A3 के कैप, और एक और वेक्टर दिया हुआ है B1 आई कैप, B2 जे कैप एंड B3 के कैप, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अगर आपको इनको ऐड करना है तो आप ऐड कैसे करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैसे ऐड करेंगे, आई आई वाले ऐड कर दीजिए, A1 प्लस B1 आई कैप, A2 प्लस B2 जे कैप एंड A3 प्लस B3 के कैप, ठीक है। और अगर आपको करना है कि ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, ये वेक्टर इक्वल कब होंगे, व्हेन A1 इक्वल टू B1, A2 इक्वल टू B2, A3 इक्वल टू B3। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। यूनिट वेक्टर, देखिए यूनिट वेक्टर का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया ही था अभी थोड़ी देर पहले। यूनिट वेक्टर क्या होता है, कोई भी एक वेक्टर होता है, मान लीजिए ए वेक्टर है तो इसका इनिशियल पॉइंट से एक यूनिट इसी डायरेक्शन में क्या कहलाएगा, आपका यूनिट वेक्टर ए कैप। सेम डायरेक्शन में 1 यूनिट का ए कैप कहलाएगा, ठीक है। बहुत सारे यूनिट्स हैं इसमें, लेकिन स्टार्टिंग का जो एक यूनिट है वो क्या कहलाएगा, आपका ए वेक्टर कहलाएगा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ए वेक्टर के साथ ही होगी, ठीक है। तो मान लीजिए आपको ए वेक्टर इस फॉर्म का दिया हुआ है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। तो जब आप यूनिट वेक्टर लिखेंगे ए कैप तो वो कैसे लिख सकते हैं आप, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं अभी मैं आपको बता ही चुका हूँ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप वाई जे कैप
प्लस जेड के कैप, ये क्या है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो किसी भी फॉर्म में आपको याद रखना है, ठीक है। ये अगर आपने याद रख लिया तो आप यूनिट वेक्टर इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी का मतलब होता है कि एक स्ट्रेट लाइन में पॉइंट लाई करने चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, एक और सेम डायरेक्शन में एक और वेक्टर है सी वेक्टर, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सी वेक्टर है वो लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर है, ठीक है। मैग्नीट्यूड जो है उसका सी वेक्टर का जो है वो ए वेक्टर की कुछ लैम्डा टाइम्स है, ठीक है। और अगर ए वेक्टर है ऐसे, ठीक है, बी वेक्टर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने ले लिया, तो हम माइनस लगाएंगे लैम्डा टाइम्स माइनस बी वेक्टर, ठीक है। नॉर्मली हम बी वेक्टर एक ही डायरेक्शन में लेते थे, हमने उल्टा कर दिया तो माइनस साइन लग जाएगा, तो ये क्या होगा ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ठीक है। तो आप ये देखिए कि ये इसको आप एक काम कीजिए, इसको आप बी ही ले लीजिए ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। अभी सेम डायरेक्शन था, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए ए वेक्टर लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, आप समझने में आसानी होगी। तो सेम डायरेक्शन में लिखा तो पॉजिटिव में ले लिया, ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखा तो हमने नेगेटिव में ले लिया। तो इन दोनों से आप क्या कह सकते हैं कि ए वेक्टर इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ये है आपकी कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। देखिए कोलिनियर होंगे, कोलिनियर अभी मैंने आपको बताया था, कोलिनियर वेक्टर कौन से होते हैं जो कि पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो अगर वो पैरेलल होंगे तो ये वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन रेशोज एंड डायरेक्शन कोसाइन। अभी हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में देखा था डायरेक्शन रेशोज डायरेक्शन कोसाइन के बारे में। तो हमें मान लीजिए एक वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। मैंने आपको बताया था डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसी पॉइंट के या उसी वेक्टर के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके कोऑर्डिनेट्स की बात करी जाए तो जैसे अभी अभी हमने एग्जांपल दिया था कि P है 1 2 3 का, ठीक है। और आपने क्या किया है, ये O है ये P है, ठीक है। P का कोऑर्डिनेट्स है 1 2 3 और आपने ये O दिया हुआ है आपको, ठीक है। आपने इस A वेक्टर, जो A वेक्टर मैंने लिखा है ये वाला, इसको आपने कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया इसको, तो बिल्कुल सही ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले पूछा जाए डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन रेशोज क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स ही होंगे 1 2 3, एज सिंपल दैट। अब आती है बारी डायरेक्शन कोसाइन की। डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कन्वर्ट इन यूनिट वेक्टर। पहले इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, तो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई कैप 2j कैप 3k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 9 14 रूट 14 हो गया, तो ये हो गया 1 अपॉन रूट 14 आई कैप 2 बाय रूट 14 जे कैप 3 बाय रूट 14 के कैप, ठीक है। अब यहाँ से आप ये आपने क्या निकाल दिया यूनिट वेक्टर ए कैप। अब डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे तो ये क्या हो गया 1 बाय रूट 14 2 बाय रूट 14 3 बाय रूट 14, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वेक्टर्स जॉइनिंग टू पॉइंट्स, वेक्टर्स जॉइनिंग टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आप वेक्टर कैसे निकालेंगे ये देखते हैं।
मान लीजिए एक पॉइंट है P, ये है पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, इसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 z2। ठीक है, आपको क्या निकालना है, ये है पी क्यू वेक्टर निकालना है। पी से शुरू होगा, क्यू पे जाएगा, तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करना है आपको। क्या करना है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है क्यू, इनिशियल क्या है पी, तो x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप। ये बन गया आपका वेक्टर, पी क्यू वेक्टर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये आया कैसे, चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये ऐसे है, ये y है, ये z है, ये x है, ये o है। यहाँ पे आपने दो पॉइंट लिए हुए, p है, ये q है, इस तरह से। ठीक है, ट्रायंगुलर लॉ यूज़ करेंगे यहाँ पे हम। तो देखिए, ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर किसके इक्वल होगा, ओ क्यू वेक्टर के इक्वल होगा। ठीक है, अब मेरे को निकालना है पी क्यू वेक्टर, तो पी क्यू वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर के। ठीक है, ये वाला पहला लाइन ट्रायंगुलर लॉ से बनाया मैंने, ये रिजल्टेंट है। ठीक है, ये रिजल्ट वाला है, ये कैसे आता है, इनको ऐड करके आता है। तो पी क्यू वेक्टर क्या है, ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। अब ओ क्यू वेक्टर का मतलब क्या है, ये देखिए, ये तो 0 0 से है, और अभी मैंने आपको बताया था अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो कोऑर्डिनेट्स जो है उसके आई जे के लिख दीजिए। ठीक है, तो यानी ये क्या हो गया, पी क्यू वेक्टर क्या हो गया, ओ क्यू वेक्टर क्या होगा, x2 आई कैप, y2 जे कैप, z2 के कैप माइनस ओ पी वेक्टर x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप। ये बन गया। अब आपको माइनस करना है, माइनस यानी x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप। वही फॉर्मूला आ गया पी क्यू वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट एक टॉपिक रह गया हमारा बस, इसमें सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फार्मूला, देखिए अभी तक सेक्शन फार्मूला हम कैसे करते थे, मान लीजिए ये लाइन है ए बी, ये सी है, इसको डिवाइड कर रहा है ये m/n के रेशो में। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स थे x2 y2। अभी मैं 2D बता रहा हूँ, तो हम xy, इसके है xy, तो x कैसे लिखते थे, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और y लिखते थे my2 प्लस एन y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। इस तरह से लिखते थे। ये तो था इंटरनल। ठीक है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक तो m था, और यहाँ से लेकर यहाँ तक n है। इंटरनल डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नल डिवाइड करता था तो क्या होता था, a हो गया, b हो गया, c हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक m हुआ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक n हुआ। पॉइंट्स x1 y1, x2 y2 एंड xy। तो हम कैसे लिखते थे, m x2 माइनस एन x1 अपॉन m माइनस n, और y हो जाता था m y2 माइनस एन y1 अपॉन m माइनस n। ये हो गया एक्सटर्नल। ठीक है ना, और मिड पॉइंट के लिए हम क्या लिखते थे, मिड पॉइंट के लिए अगर ए बी है सी है, तो मिड पॉइंट के लिए हम लिखते थे कैपिटल एक्स, जो कि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 प्लस x2 बाई 2, और y के लिए हम लिखते थे y1 प्लस y2 बाई 2। ये हो गया मिड पॉइंट। ये तो था हमारा सेक्शन फार्मूला, जो कि हम लोगों ने 10th क्लास तक पढ़ा है। अब आ जाती है बारी हमारी वेक्टर्स के ऊपर। वेक्टर्स में सेक्शन फार्मूला कैसे पढ़ना है, देखिए मान लीजिए ये P पॉइंट है आपका, ये Q पॉइंट है, और इसको एक पॉइंट है R डिवाइड कर रहा है। ठीक
ठीक है, इसको मैंने ए वेक्टर से नाम दे दिया, ये आपका बी वेक्टर है और ये आपका रिजल्टेंट आर वेक्टर है। ये रेशियो है एम और एन, ठीक है, एम और एन का रेशियो है। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि पी आर बाय आर क्यू इज एम बाय एन। ठीक है, जैसे हम लोग क्या लेते थे, ये ए लेते थे हम लोग, इसको हम बी लेते थे और बीच में सी लेते थे ना, तो वही है। ठीक है ना, मैंने बस ए बी सी की जगह, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, मैंने पी क्यू आर ले लिया। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इंटरनल का पहले बता रहा हूँ मैं। इंटरनल का बनेगा आपका आर वेक्टर, जो कि रिजल्ट निकालना है हमें, ये बनेगा एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। ठीक है, नेक्स्ट एक्सटर्नल के लिए, एक्सटर्नल के लिए क्या होगा, ये ओ होगा, ये पी होगा, ये क्यू होगा, और जो रिजल्ट होगा वो यहाँ होगा आर। ठीक है, तो ये पूरा होगा आपका एम, और यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा एन। ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, और ये है आर वेक्टर। तो आर वेक्टर जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। सेम है, माइनस करना है बस। ठीक है, और मिड पॉइंट के लिए, मिड पॉइंट के लिए आपको बनाना है, तो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय 2। ठीक है, तो यहाँ तक हमने किया है। अब इन सब के ऊपर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो हमें क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हमें करने हैं। ठीक है, तो जो मेन एक्सरसाइज है यहाँ से शुरू होती है हमारी 10.2 से। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन, आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड आपको मैंने बताया है कैसे निकालना है। तो ए वेक्टर एक का करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये दिया हुआ है आई वेक्टर, जे वेक्टर, के वेक्टर, के कैप सॉरी। तो मैग्नीट्यूड निकालना है आपको, तो आप क्या निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जहाँ पर अगर ए वेक्टर जो है एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप के फॉर्म में होता है। तो यानी यहाँ पे एक्स कितना है मेरा 1, वाई कितना है 1, जेड कितना है 1। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज़ √3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए बट डायरेक्शन डिफरेंट होनी चाहिए। देखिए, डायरेक्शन डिफरेंट का मतलब क्या होता है, आप साइन चेंज कर दीजिए। आप कोई भी वेक्टर लिखिए, जैसे अभी जो ऊपर मैंने सॉल्व किया, यही वेक्टर ले लीजिए, आई कैप, जे कैप, के कैप। डायरेक्शन उल्टी चाहिए आपको, ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए आपको बताया था नेगेटिव करना है, तो ये हो गया माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। कोई भी वेक्टर लीजिए, उसको माइनस कर दीजिए, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन सेम होनी चाहिए बट मैग्नीट्यूड यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो मान लीजिए अभी जो वेक्टर हमने ऊपर लिया है वही ले लेते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ठीक, तो डायरेक्शन सेम होने के लिए एंगल सेम बनेगा। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था डायरेक्शन कोसाइन आपको क्या देता है, एंगल देता है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको अभी याद होगी। ठीक है, जैसे ये जो पॉइंट था, ये एंगल क्या बनाता था, ये अल्फ़ा था, ये बीटा था, ये गामा था। ठीक है ना, तो अगर आप अलग अलग दो वेक्टर लेंगे, ये ओ पी वेक्टर है, ठीक है, और मान लीजिए ऐसे ही आपने लिया ओ क्यू वेक्टर। ठीक है, तो अगर ये सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, तो इनका बीच का एंगल जो है अल्फ़ा, बीटा और ये जो गामा है, ये सेम रहने चाहिए। ठीक है ना, तो यानी हमें क्या निकालना है यहाँ पे, इनके डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। तो पहले आप एल निकाल लीजिए। ठीक है, आपको बताया था एल कैसे निकालते हैं, एक्स बाय मॉड आर। स्टार्टिंग में याद रखिए, तो एक्स कितना है 1 और मॉड्यूलस इसका कितना आया था √3। एम निकालेंगे तो क्या आएगा 1 बाय मॉड 1 बाय √3 और एन 1 बाय √3।
ये होता था y बाय मॉड्यूलस एंड z बाय मॉड्यूलस। ठीक है, ये फॉर्मूला स्टार्टिंग में आपको बताया था मैंने डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए। ये आ गया एक वेक्टर। अब देखते हैं हम सेकंड वेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2i 2j एंड 2k कैप। ठीक है, एल निकालते हैं। 2/2 ⁴ 8 होता है 2√2। ये कितना है 1/√12 12 होता है, एक मिनट सॉरी, 12 का बनेगा आपका 2√3। देखिए कैसे 2/√12 आएगा, तो √12 को मैं 2√3 लिख सकता हूँ, कैंसिल हो गया, 1/√3 आ गया। एल एम करेंगे तो अगेन ये 2/√3 आएगा, और एन करेंगे तो ये अगेन 2/√3 आएगा। आप चेक कर सकते हैं। तो सेम डायरेक्शन रेशोज आ रहे हैं, यानी एंगल सबका सेम है। ठीक है, तो सेम एंगल है तो यानी ये डायरेक्शन भी इनकी क्या होगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट द वेक्टर्स आर इक्वल। देखिए वेक्टर इक्वल कब होते हैं, आपको मैंने अभी बताया था वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, जब उनके कंपोनेंट्स इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो ए वेक्टर आपको दिया हुआ है 2i कैप 3j कैप, बी वेक्टर आपको दिया हुआ है xi कैप एंड वाई जे कैप। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल होंगे, दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3। सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, वो कह रहा है फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। स्केलर भी निकालना है, वेक्टर कंपोनेंट भी निकालना है। इनिशियल पॉइंट 2 1 दे रखा है एंड टर्मिनल पॉइंट -5 7 दिया हुआ है। तो आपको मैंने बताया था अगर आपको पी क्यू वेक्टर निकालना है तो आप क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये हो गया -5 -2 आई कैप 7 -1 जे कैप, के है ही नहीं, तो -7 आई कैप एंड 6 जे कैप। ये आ गया आपका पी क्यू वेक्टर। ठीक है, अब उसने पूछा है कि स्केलर कंपोनेंट क्या है, तो स्केलर कंपोनेंट -7 एंड 6 और वेक्टर कंपोनेंट -7 आई कैप 6 जे कैप कॉमा, ये वेक्टर कंपोनेंट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सम ऑफ वेक्टर। सम करना है, आप कंपोनेंट वाइज ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये मेरे को करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आई वाले ऐड कर दीजिए, जे वाले ऐड कर दीजिए एंड के वाले ऐड कर दीजिए, तो वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन 7 देखते हैं। फाइंड यूनिट वेक्टर निकालना है, मैं करके दिखा चुका आपको, फिर भी मैं बताया तो ये है आई कैप जे कैप, तो इसका मॉड्यूलस निकाल लीजिए। ये क्या हो गया 1² + 1² + 2² विच इज़ 4 5 6 √6। तो ए कैप क्या हो गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप बाय √6। ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, देखिए पी दिया हुआ है आपको 1 2 3, क्यू दिया हुआ है आपको 4 5 6। किस डायरेक्शन में निकालना है, पी क्यू डायरेक्शन में निकालना है। ये है पी क्यू वेक्टर। तो सबसे पहले तो आप पी क्यू वेक्टर निकालिए, तो 4 -1 आई कैप 5 -2 जे कैप 6 -3 के कैप। तो ये हो गया 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, वेक्टर आ गया। अब आपको क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर जैसे क्वेश्चन 7 में निकाला था सेम। क्वेश्चन नंबर 9 वगैरह, फाइंड द फॉर गिवन वेक्टर फाइंड यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ a + b। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, a + b निकालना है। तो a + b निकाल लीजिए। a + b क्या हो जाएगा, आई कैप ऐड करना है आपको। किसको ऐड करना है, 2i - j + 2k को ऐड करना है
माइनस आई प्लस जे प्लस के से, माइनस के, इसकी जगह माइनस ऐड करना है। तो आई आई वाले एक साथ, टू में से वन जाएगा आई कैप, और जे एन जे कैंसिल हो जाएगा, टू माइनस वन के कैप, ये बचेगा आपके पास। ठीक है, ये आ गया। अब इस वेक्टर का आपको क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, सिंपल है। ठीक है, इसका मॉड्यूलस निकाल लीजिए, ये क्या हो जाएगा, वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर विच इज़ रूट टू। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस विच हैज़ मैग्नीट्यूड। ठीक है, वो क्या कह रहा है, एक वेक्टर है आपको दिया हुआ है, वेक्टर कितना दिया हुआ है, 5i माइनस जे प्लस 2k, और लेंथ कितनी दी हुई है, 8 यूनिट्स। तो देखिए इसकी डायरेक्शन में अगर आपको वेक्टर निकालना होगा तो वो कौन सा वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर होगा, इसी डायरेक्शन में ही होता है वो भी। तो आपको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर, यानी 5i माइनस जे प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय 8, यानी कि 5/8 आई कैप माइनस 1/8 जे कैप प्लस 1/4 के कैप इज़ योर वेक्टर। ठीक है, अच्छा इसका मॉड्यूलस हमने नहीं निकाला है, सॉरी, हमने पहले मॉड्यूलस निकालना पड़ेगा ए वेक्टर का, विच विल बी 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज़ 25 29 30 रूट 30। तो अब आप यूनिट वेक्टर निकालिए, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए बाय मॉड्यूलस ए, ये कितना हो गया, 5/√30 आई कैप माइनस 1/√30 जे कैप प्लस 2/√30 के कैप, ये आ गया यूनिट वेक्टर। लेकिन अब वो कह रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 8 होना चाहिए। ठीक है, यूनिट, देखिए यहाँ तक तो आई होप क्लियर है, सिंपल हो गया होगा। ठीक है, वो कह रहा है आपने क्या निकाला, इस वेक्टर का, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाला विच इज़ 1 यूनिट। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 यूनिट का होता है ये, लेकिन आपको ये चाहिए कितने का, 8 यूनिट्स का चाहिए। तो यानी आपको क्या करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी आपका जो भी आंसर आया आप उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40/√30 आई कैप माइनस 8/√30 जे कैप प्लस 16/√30 के कैप। क्वेश्चन 11, शो द वेक्टर्स दिस आर कोलिनियर। कोलिनियर के लिए मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, ए वेक्टर इक्वल्स टू प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। अगर आपको एक कंडीशन सेटिस्फाई होती दिख रही है तो ये कोलिनियर है। और मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि सेकंड वेक्टर जो है फर्स्ट वाले का डबल है। बी वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। और आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन में ये क्या है, ए वेक्टर है। तो यस क्लियरली हम कह सकते हैं बी वेक्टर इज -2 ए वेक्टर। तो ये कोलिनियर है। देखिए कंडीशन कैसे भी सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है ना। आप इसको ए वेक्टर को भी लिख सकते हैं, मैंने ऐसे लिखा है। आप दूसरी साइड से भी लिख सकते हैं। तो दूसरी साइड से अगर आप लिखना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 बी वेक्टर, ये कोलिनियर है। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। डायरेक्शन कोसाइंस मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। पहले यूनिट वेक्टर निकालिए। ए वेक्टर दिया हुआ है आपको आई कैप, 2j कैप, 3k कैप। इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√14 आई कैप, 2/√14 जे कैप, 3/√14 के कैप। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गया, 1/√14, 2/√14 एंड 3/√14। क्वेश्चन 13, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। पहले वेक्टर निकालिए।
वेक्टर बनाने के बाद आप उसका डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। ए दे रखा है, बी दे रखा है, 1 2 -3 एंड -1 -2 1। तो पहले आप क्या निकालिए, ए बी वेक्टर निकालिए। कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। ए बी वेक्टर आ गया। अब इसका आप क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर से आप क्या निकाल सकते हैं, डीसी निकाल सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, शो दैट द वेक्टर दिस इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। एक वेक्टर है आपके पास, वो आपको बताना है कि इक्वली इंक्लाइंड है कि नहीं। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब होता है कि वो एंगल पूछ रहा है। एंगल से क्या पूछेगा, डायरेक्शन कोसाइंस पूछेगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। तो एक वेक्टर आपको दिया हुआ है आई जे के। ठीक है। तो इसको निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, यूनिट वेक्टर निकालते हैं इसका। तो 1/√3 1/√3 1/√3। ठीक है, मैं डायरेक्ट निकाल दिया। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा इसके, 1/√3 1/√3 1/√3। तीनों एंगल जो है वो सेम आ रहा है। ये है आपका कॉस एल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, तीनों सेम आ रहे हैं, यानी ये इंक्लाइंड है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में वो पूछ रहा है कि सेक्शन फार्मूला के ऊपर है। दो वेक्टर आपको दिया हुआ है, 2:1 दिया हुआ है। इंटरनल एक्शन आपको अभी भी फार्मूला बताया मैंने। देखिए m कितना दिया हुआ है 2, n कितना दिया हुआ है 1। वेक्टर आपको दिया हुआ है, ए वेक्टर आपको दिया हुआ है आई कैप 2j कैप माइनस के कैप, एंड बी वेक्टर भी आपको दिया हुआ है माइनस आई कैप जे कैप के कैप। तो आप फॉर्मूला लगाइए, एम ए वेक्टर प्लस एन बी वेक्टर डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। ये वाला फॉर्मूला लगाइए। इंटरनल के लिए, एक्सटर्नल के लिए माइनस कर दीजिए। ठीक है। मिड पॉइंट क्वेश्चन नंबर 16 मिड पॉइंट का है, तो वो भी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। अब क्वेश्चन नंबर 17 में उसने पूछा है कि शो दैट ए बी सी दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो क्वेश्चन 17 में आपको क्या करना है, आपको दिखाना है ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर। यानी अगर आप ये ट्राइंगल ले रहे हैं, ए बी सी, तो ये आपको दिखाना है। ठीक है। ये आप दिखा सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये वीडियो हम यहीं रोकेंगे। ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।